हेलो बच्चों, लास्ट टर्म पे हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर शुरू किया था। हमने कहा था इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने को पढ़नी पड़ेगी, और सेकंड पार्ट में हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। हमने रेडियो एक्टिविटी को शुरू किया था। हमने कहा था ये इस चैप्टर का मैथमेटिकल पोर्शन है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन दी थी। हमने कहा था कि रेडियो एक्टिविटी किसी भी अस्थायी तत्व का नाभिकीय गुण होता है, और वह तत्व अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या काम करता है? स्वतः विघटित होता है, अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों को उत्सर्जित करता है और दूसरे नाभिकों में रूपांतरित हो जाता है। तो तीन काम वो करता रहता है और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाता रहता है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो मटेरियल प्रॉपर्टी रखते हैं उन मटेरियल्स को, उन तत्वों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ। हमने ये भी कहा था कि परमाणु क्रमांक 82 के या 83 के बाद के सारे तत्व जो हैं वो अस्थायी तत्व होते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी जब वर्ड काम आता है ना किसी तत्व के साथ में, तो वह हमें उस तत्व की अस्थायीता का बोध करवाता है और यह बताता है कि वह तत्व अस्थायी है, वह स्वतः टूटेगा, दूसरे नाभिक में रूपांतरित होगा और अपने नाभिक से अल्फा बीटा गामा कणों को बाहर निकालेगा। इसका रीजन जो है वो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलो, आज हम लोग उस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें आप ध्यान रखिएगा जो हमने पहले बात कर रखी है। N0 N Dn पहले और फिर N, ये तीन बातें हम प्रीवियस लेक्चर में बात करेंगे। ये प्रारंभिक या मूल परमाणु की संख्या, प्रारंभिक या मूल या जनक परमाणु की संख्या पढ़ चुके हैं हम लोग। ये विघटित या क्षयित या टूट चुके परमाणुओं की संख्या, यह सक्रिय या शेष बचे या अविघटित परमाणुओं की संख्या। मान लो 500 परमाणु हमने लिए, 20 टूट गए तो 480 बचे। लिए कितने प्रारंभ में? 500। और प्रारंभिक का मतलब होता है एट t=0। जब समय हमने शुरू किया, कैलकुलेशन शुरू की, उस समय कितने एटम थे? 500 थे। कितने बच गए? 480। टूटे कितने? 20। तो हमने रिएक्शन दी थी, एक इक्वेशन बनाई थी, Dn + N = N0। ये बात बहुत काम आएगी। हमने कहा था भाई log बेस e को हटाना है तो एक्सपोनेंशियल लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो log बेस e लेते हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन से हटता है, और इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन से हटता है। लॉग के फॉर्मूले हमने कुछ याद किए थे। log a × b = log a + log b। हमने कहा था log a/b = log a - log b। log a⁻⁴ b = b log a। और हमने कहा log बेस e और log बेस 10, ये दो तरह के log होते हैं। log बेस e को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, log x से मान लें, उसको हमको log बेस 10x में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने बात कर ली थी। और एक बात हम और पढ़ चुके हैं log के बारे में, log e बेस e, log 10 बेस 10, इन सब की वैल्यू 1 होती है। जो भी पता चल जाए हमको, इतना से कुछ समझ में आ जाए, तो हम लोग अब एक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। क्या होती है एक्टिविटी? शुरू करें फिर। ये अपने को पता है सारा कुछ, लिख चुके हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है।
ये बेसिक था। यहाँ से हम लॉजिक बनाएंगे अपने नए, और इतने तगड़े लॉजिक बनेंगे आप अपना डेरिवेशंस कर पाएंगे, अपना लॉजिक बना पाएंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक तो सक्रियता, एक रदरफोर्ड सोडी का नियम। ठीक है, तो सक्रियता से शुरू करते हैं बात को। क्या होती है सक्रियता? एक्टिविटी, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसको। एक रेडियोएक्टिव मटेरियल आपने ले लिया, ठीक है, वो अपना आप डिसइंटीग्रेट होगा, अपना आप टूटेगा। हमने पहले बात कर रखी, कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल अपना आप डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, विघटित होता है। 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे के अंदर या 1 मंथ में, 1 ईयर में कितना वो विघटित हो गया, उसके विघटन की दर क्या है, उसके टूटने की दर क्या है, उसके क्षय होने की दर क्या है, उसके टूट जाने की रेट क्या है। कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल 1 सेकंड में या 1 समय में, एकांक समय में कितना विघटित हो गया, उसे हम बोलते हैं उस तत्व की सक्रियता, एक्टिविटी। कितना एक्टिव है, हमें बता रहा है टाइम के साथ वो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो रहा है मतलब एक्टिव ज़्यादा है। मान लें हम किसी एटम के लिए बात करें, किसी मटेरियल के लिए बात करें, और 1 सेकंड में वो 500 एटम अपने तोड़ लेता है। तो ये इसकी एक्टिविटी हो जाएगी। इसको एक्टिविटी को हम ए से लिखेंगे। इतने एटम विघटित हो गए। आप न्यूक्लियस लिख सकते हैं। तो 500 विघटन प्रति सेकंड इसका मान है। ऐसे अगर हम बोलते हैं तो मटेरियल है वो 300 न्यूक्लियस तोड़ता है, विघटित करता है 1 सेकंड में। तो ये इसकी एक्टिविटी होगी, इसको A2 बोलते हैं, एक्टिविटी को A1 बोलते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, कुछ हम पढ़ने वाले हैं 1 सेकंड में कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल कितना विघटित हो गया, तो विघटन की दर को पढ़ने वाले। क्या है समझ में आपको? शुरू करते हैं सक्रियता। हमारा टॉपिक है आज का सक्रियता या एक्टिविटी। लिखते हैं इसको कैपिटल ए से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक चलेगा ये, इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझें। किसी परिभाषा दें, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। समझ आया क्या होता है सक्रियता? एक रेडियोएक्टिव मटेरियल था, उसमें से 1 सेकंड में 500 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए। तो बताओ टूटने की दर क्या हुई? 500 परमाणु, तो 500 नाभिक प्रति सेकंड, कितने परमाणु विघटित हो गए 1 सेकंड के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग उस पदार्थ की सक्रियता। ज्यादा अगर सक्रिय पदार्थ है तो ज्यादा परमाणु टूटेंगे, ज्यादा नाभिक टूटेंगे। ज्यादा नाभिकों को टूटना उसकी ज्यादा एक्टिविटी को शो करता है। 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गए, उसे बोलते हैं उस पदार्थ की सक्रियता। कुछ आया समझ में? हम लिखे वापस थोड़ा सा। सक्रियता मीन्स विघटन की दर, विघटन की दर को बोलते हैं सक्रियता। या सक्रियता को कैसे लिखोगे? विघटित परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु विघटित हुए अपॉन लगा समय, अपॉन लगा
समय। अच्छा एक बात बताओ, सक्रियता कैसे लिखते हैं? ए से। विघटित परमाणु की संख्या को किससे शो करते हैं? हमने कल भी पढ़ा था, हमने आज भी लेक्चर किया था, हमने इसको डिस्कस किया था आते ही अभी आज के लेक्चर में। हमने कहा था n नॉट होता है इनिशियल नंबर्स ऑफ एटम, dn होता है डिसइंटीग्रेटेड नंबर्स ऑफ एटम, और n जो होता है वो होता है रिमेनिंग जो एक्टिव नंबर्स ऑफ एटम है या न्यूक्लियस जो। अच्छा विघटित परमाणु की संख्या कैसे लिखोगे? विघटित प्रारंभ में लिए n नॉट, चलो नहीं बच्चे कितने n, कितने विघटित हो गए? विघटित परमाणु संख्या कैसे लिखा था अपन ने? dn से। तो विघटित परमाणु संख्या क्या लिखोगे आप? dn। ये इस तरीके से लिखा गया और लगे समय को अपन dt या t बोल सकते हैं। तो सक्रियता का फॉर्मूला हो गया इस तरीके से, A = dn/dt। परिभाषा हो गई, सक्रियता का मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा इसके मात्रकों की बात करते हैं। अच्छा रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो बेकेरेल ने की थी, तो इसके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बेकेरेल ने सबसे पहले बताया। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक सडन उनको पता चला था, वो अपने रिसर्च में लगे हुए थे, प्रतिदीप्ति के क्षेत्र में वो अनुसंधान कर रहे थे। प्रतिदीप्ति के क्षेत्र में अनुसंधान करते करते उनको रोज फोटोग्राफिक प्लेटों की जरूरत पड़ती थी, कैमरे की जो रोल होते थे ना उनकी जरूरत पड़ती थी। उन्होंने बहुत सारे रोल लिए और उसको अपने टेबल की ड्रॉअर के अंदर रख दिया। उस ड्रॉअर में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर का नाम था पिच ब्लेंडी। उस पिच ब्लेंडी को भिगो रखा उन्होंने, और जब उनको जरूरत पड़ी तो रोल निकाला, उसको उसका जो ऊपर का जो कवर होता है जो उसको इंफ्रारेड रे से, गामा रेज से, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, लाइट से प्रोटेक्ट करता है, उसको खराब नहीं होने देता। उस फिल्म को उन्होंने खोला और उसको कैमरे में चढ़ा करके फोटोग्राफी की। उनको लगा कि सारी फिल्म खराब हो चुकी है, उन्होंने दूसरी फिल्म उठाई, ये प्रोसेस वापस किया, सारा काम किया, डेवलप करके जब उनको देखा तो वही सारी फिल्म खराब हो चुकी थी। उन्होंने सारी फिल्मों को चेक किया, एक एक करके सारी फिल्में खराब हो चुकी थी। उन्होंने कहा सारा काम हो न हो इस पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ ने किया। इस पिच ब्लेंडी नामक पदार्थ से ऐसे अदृश्य और अद्भुत विजन क्षमता वाली किरणें निकल रही है जो इन रोलों को खराब कर दे रही है। कुछ आया समझ में? उस टेबल की ड्रॉअर में फोटोग्राफी प्लेटें पड़ी हुई थी, फिल्म पड़ी हुई थी, रोल पड़े हुए थे, वह पिच ब्लेंडी पड़ा हुआ था। भाई इस प्लेट इस ड्रॉअर के अंदर फोटोग्राफी प्लेटें रखी हुई थी और यहाँ पे रखा हुआ था पिच ब्लेंडी। अच्छा पिच ब्लेंडी ने इन सारी फोटोग्राफी प्लेट को इफेक्टिव कर दिया, खराब कर दिया, किसी काम की नहीं रही। ऐसा लगा जैसे पहले सारी फिल्म यूज हो चुकी है। इन रोल के ऊपर प्रकाश रोधक आवरण होता है जो उनको लाइट से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये रेज इतनी पेनिट्रेटिंग पावर रखती थी, इतनी भेदन क्षमता रखती थी कि इन रेज ने इन कोटिंग्स को भी भेद करके अंदर जाकर के फिल्मों को खराब कर दिया। तो पिच ब्लेंडी ने सारा काम किया है, बेकेरेल ने सबसे पहले लिखा। तो बेकेरेल इसके जनक माने जाते हैं। बेकेरेल ठीक है, कुछ टाइम आगे निकला तो ये 1896 की बातें हैं बेकेरेल वाली। उसके बाद में क्यूरी फैमिली आई, मेरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने फिर इस फील्ड में और काम किया और 30 टन पिच ब्लेंडी में से 2 मिलीग्राम वो पदार्थ ढूंढा, निकाला जो ये सारी गड़बड़ कर रहा था।
पिच ब्लेंडी पूरा का पूरा इन प्लेटों को खराब नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा 30 टन पिच ब्लेंडी में से सिर्फ 2 मिलीग्राम आटे में एक नमक के दाने के बराबर, ये जो मटेरियल है, इतना सा जो मटेरियल है, ये एक्चुअली खराब कर रहा है सारी फिल्मों को। इसका नाम उन्होंने नाम दिया रेडियम। रेडियम नाम दिया। तो उन्होंने 30 टन पिच ब्लेंडी को धातुकर्म करके और उनसे रेडियोएक्टिव पदार्थ निकाला जिसका नाम था रेडियम। उन्होंने कहा सारा का सारा जो खराब करने वाला प्लेट को खराब करने वाला मटेरियल है वो पिच ब्लेंडी नहीं है। पिच ब्लेंडी में से इतना सा पदार्थ है जो कि 30 टन में से 2 ग्राम ही है, और ये रेडियम है जो इन फिल्मों को खराब कर। बाद में इन्होंने, इनकी जो डॉक्टर थी आयरन क्यूरी, उन्होंने पोलेनियम की भी खोज की थी। अब बेकेरेल कहते हैं कि पिच ब्लेंडी ने भी काम किया। क्यूरी कहते हैं कि भाई ये पिच ब्लेंडी पूरा गड़बड़ नहीं कर रहा। पिच ब्लेंडी में केवल इतना मटेरियल ही है 30 टन में से जो कि गड़बड़ करता है। अब गड़बड़ करता कौन है, कौन सी रेज इनसे निकल रही थी जो इनको को खराब कर गई थी। तो उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने बताया कि इनसे अल्फा बीटा, ये जो रेज है ना, ये अल्फा बीटा गामा रेज है। तो एक्चुअली इस तरीके से इसकी हिस्ट्री रही है। सबसे पहले बेकेरेल आए, उसके बाद में क्यूरी फैमिली आ गई, उसके बाद में रदरफोर्ड आए। तो 3 साइंटिस्टों की टीम धीरे धीरे इस रिसर्च को आगे लेकर के चली गई। बेकेरेल को BQ से भी लिखते हैं, क्यूरी को CI से लिखते हैं, रदरफोर्ड को RS से लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में और आगे बात करते हैं, इसके यूनिट के बारे में। अच्छा, एक बात और पढ़े, इसके जो जनक माने जाते हैं, एक खोजकर्ता माने जाते हैं, इन्वेंटर जो हैं वो हैं बेकेरेल। तो इसका मूल मात्रक जो बना, हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके मात्रक क्या क्या है। ये इसका मूल मात्रक था, मूल मात्रक था। और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया विघटन, विघटन प्रति सेकंड, विघटन प्रति सेकंड। इसी को फिर बेकेरेल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं विघटन प्रति सेकंड। आप चाहे बेकेरेल बोलो, आप चाहे विघटन प्रति सेकंड बोलो, एक ही बात है। एक बेकेरेल का मतलब होता है विघटन प्रति सेकंड। ये पहला अपन यूनिट बनाया था। दूसरी बात करते हैं, एक क्यूरी कितना होता है। एक क्यूरी का मतलब कितना होता है, होता है 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल। या विघटन प्रति सेकंड लिख सकते हो आप लोग, 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल। और थर्ड यूनिट जो आता है इसका था रदरफोर्ड, उसका मतलब होता है 10⁻6 बेकेरेल। ये 3 यूनिट है। पहला है बेकेरेल जो बेसिक यूनिट है विघटन प्रति सेकंड। दूसरा यूनिट जो है वो है क्यूरी, और एक क्यूरी के अंदर 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल होते हैं। रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड जो होता है, एक रदरफोर्ड जो होता है वो 10⁻6 बेकेरेल के बराबर होता है। चलो परिभाषा आ गई, डेफिनेशन इसको ऐसे लिखा जाएगा, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर को ही इस पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। सक्रियता का मतलब होता है विघटन की दर, विघटन की दर, दर मतलब होता है लगा समय बटे के अंदर, और विघटित परमाणु की संख्या कितनी। तो विघटित परमाणु संख्या कैसे लिखते हैं, dn से, समय कितना लगा dt, सक्रियता कैसे लिखते हैं 1 से, तो dn/dt इसका फॉर्मूला हो गया। तो विघटन की दर,
तो विकृत परमाणु संख्या अपन लगा समय तो विकृत प्रति सेकंड इसका मात्रक, इसको अपन बेकेरेल कहते हैं। तो बेकेरेल, फिर 1 क्यूरी और 1 रदरफोर्ड। कोई आपको ऐसा पूछे 1 मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी में कितने बेकेरेल होते हैं, कितने रदरफोर्ड होते हैं, आपको निकालना है इस तरीके से इसको। तो कैसे निकालोगे, 1 मिली मतलब 10⁻³ क्यूरी, 1 क्यूरी का मतलब 3.7 × 10⁻10 बेकेरेल। ओके, देखो 1 की जगह 1 रखा है, मिली मतलब -3 होता है 10⁻, क्यूरी मतलब इतना बेकेरेल। चलो पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक 10 कम हो जाएगा तो 3 7 10⁻6 बेकेरेल बचेगा। तो 1 मिली क्यूरी में इतने बेकेरेल होते हैं। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अच्छा एक बात बताओ, इसका आंसर तो मिल गया। अब 10⁻6 बेकेरेल को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 रदरफोर्ड, तो लिख सकते हैं 37, ये पूरा 1 रदरफोर्ड हो गया। रदरफोर्ड 1 मिली क्यूरी के अंदर इतना रदरफोर्ड भी होता है। आया समझ में? इसको यहाँ लिखते हैं आगे 37 रदरफोर्ड। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक्टिविटी के बारे में मैंने बात करी, डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स, उतारे। विघटन की दर को सक्रियता कहते हैं, सक्रियता को A से डिनोट करते हैं, कैपिटल A = dN/dt। dN मतलब विघटित परमाणुओं की संख्या अपॉन लगा समय। तो विघटन की दर, विघटित परमाणुओं की संख्या अपॉन लगा समय, विघटन प्रति सेकंड, इसी को हम बेकेरेल बोलते हैं। इसकी इन्वेंटर जो थे वो बेकेरेल थे, तो इनके रेस्पेक्ट में इनका नाम रखा गया बेकेरेल। तो पहला यूनिट बेकेरेल हुआ, फिर क्यूरी हुआ, फिर रदरफोर्ड। 3 यूनिट में 3 साइंटिस्टों की टीम इस सीक्वेंस में इसको आगे बढ़ा पाई थी। तो बेकेरेल पहला यूनिट हो गया, दूसरा यूनिट क्यूरी हो गया, तीसरा रदरफोर्ड हो गया। तो इन सबको लेकर के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिली क्यूरी समझना है तो इस तरीके से समझिए। उतारा आपने, इसे पॉज करके उतार दो, आगे बढ़े, हटा दे, पॉज करके उतार दो इसको, चले आगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड-सोडी का नियम। ओके, सक्रियता में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं। देखिए, सक्रियता के बाद हम पढ़ने वाले हैं रेडियोएक्टिव क्षय का नियम। हम पढ़ने वाले हैं रेडियोएक्टिव क्षय का नियम। इसी को नाम दिया गया क्षय का नियम, और इसी को ही नाम दिया गया रदरफोर्ड-सोडी का नियम। रदरफोर्ड-सोडी का नियम, ये नाम एक ही टॉपिक के हैं। एक्चुअली
लॉ को, इस फॉर्मूले को रदरफोर्ड सोडी ने डिराइव किया था, तो उनके नाम पर रदरफोर्ड सोडी का नियम दिया गया इसको। या प्रूफ करो या सिद्ध करो कि रदरफोर्ड सोडी का सूत्र n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा t प्रूफ करना है। n हम जानते हैं सक्रिय परमाणुओं की संख्या जो बचे हुए हैं अभी तक, n नॉट नंबर्स जो हमने प्रारंभ में ले लिए वो, और t टाइम है, e एक्सपोनेंशियल है, और लैम्डा क्या है उसके बारे में बात करेंगे, वो शयान है। ये प्रूफ करना है आपको। तो शुरू करें। सबसे पहले रदरफोर्ड सोडी 4 बातें बोल रहे हैं। पहली बात है कि रेडियो एक्टिविटी अस्थायी तत्वों का नाभिकीय गुण होता है। क्लियर? पढ़ चुके हैं, 2 दिन से पढ़ रहे हैं, दूसरा लेक्चर हमने आज बात और कर ली इसकी। रेडियो एक्टिविटी अस्थायी तत्वों का नाभिकीय गुण होता है, एक नाभिकीय गुण है। दूसरा उन्होंने कहा यह एक स्वतः होने वाला या छाद्रिक रैंडम प्रोसेस है। ये एक स्वतः होने वाला, मैंने पहले ही बात कर रखी है, स्वतः होने वाला प्रक्रम है। ये स्वतः विघटित होते हैं परमाणु सारे नाभिक, तो स्वतः होने वाला या अच्छा होने रैंडम प्रोसेस है। ये कभी कितना होगा हम कुछ नहीं बता सकते, तो इसको हम लोग कंट्रोल भी नहीं करते हैं, नेचर इसको कंट्रोल करती है, तो हमारे पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये आच्छादित प्रक्रम है, और इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इस पर किसी भौतिक परिवर्तन कौन कौन से, ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गई, आर्द्रता हो गई, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें भौतिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो, आप चाहे प्रेशर बढ़ा दो, आप मॉइस्चर बढ़ा दो, इस रिएक्शन को होने में हम लोग कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये अपने हिसाब से चलती है, रैंडम प्रोसेस है, और जैसे हो रही थी वो अपने हिसाब से होगी। 3 चरण समझ में आया आपको? अस्थायी तत्वों का नाभिकीय गुण है, क्लियर है बात। स्वतः होता है ये प्रक्रम, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और रैंडम प्रोसेस है, ये आच्छादित प्रक्रम है। कब कितना हो रहा है ऐसे तक हमने समझा। अभी 1 सेकंड में 5 विघटित हो गए एटम, तो अगले सेकंड में जरूर नहीं 5 हो, 7 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, तो ये अच्छा रैंडम प्रोसेस है। इस पर किसी भौतिक परिवर्तन का, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन, आप चाहे केमिकल डाल दो उसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस पर किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, और यहाँ उनका नियम शुरू होता है। इस नियम में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो सक्रियता होती है, जो कि अभी पढ़ी सक्रियता E, उसके सक्रिय परमाणु की संख्या मतलब n, सक्रिय परमाणु संख्या क्या होती है? n, है ना। सक्रियता जो होती है सक्रिय परमाणु संख्या के समानुपाती होती है, उसके ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। लिखते हैं पहले इसको, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता
मतलब A, उसके सक्रिय परमाणुओं की संख्या मतलब N के समानुपाती होती है। बस इतना सा नियम है, यही रदरफोर्ड सोडी का नियम है। हम लोग दो बातें पढ़ेंगे, नियम और सूत्र। नियम पढ़ेंगे पहले, फिर सूत्र पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ना है? नियम, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूत्र। पहले नियम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे सूत्र। तो नियम के बाद सूत्र रहेगा। पहले नियम लिखा। नियम क्या कहते हैं कि भाई सक्रियता जो होती है वो सक्रिय परमाणु की संख्या, ऐसा लिखना है, सक्रिय परमाणु संख्या N के ऋणात्मक मान, इसको समझते हैं, रुकना थोड़ी देर, लिखने से ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। यही रदरफोर्ड सोडी का नियम है। ओके, सक्रियता जो होती है वो समानुपाती होती है सक्रिय परमाणु की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या के ऋणात्मक मान के। सक्रियता हमेशा सक्रिय परमाणु की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। मतलब एक्टिविटी जो होती है A, वो नेगेटिव साइन ऑफ N, सक्रिय परमाणु की संख्या को N से लिखते हैं, ये पता ही होना चाहिए। सक्रियता A से लिखी जाती है, ये है इसका फॉर्मूला। और हम प्रोपोर्शन अगर हटाएंगे तो बराबर लगाना पड़ेगा, और माइनस तो है ही, n रखा हुआ है, और आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा लैम्डा। जब भी प्रोपोर्शनेट हटता है तो दो चीज आती है, जब भी प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है दो चीज आती है, एक तो आती है इक्वल्स टू, दूसरा आता है कोई कांस्टेंट। और यहाँ जो लैम्डा जो है उसको बोलते हैं क्षयांक। क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, एक बार सा नाम लिख देते हैं, क्षयांक या क्षय नेतांक या डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। इसकी यूनिट, इसके दो डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले, सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये यही रदरफोर्ड सोडी का, यही रदरफोर्ड सोडी का नियम है कि भाई सक्रियता सक्रिय परमाणु संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। सक्रियता सक्रिय परमाणु की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है, यही रदरफोर्ड सोडी का नियम है। कुछ आया समझ में आपको? देखो माइनस साइन क्या बता रहा है, देखो इसको थोड़ा और क्लियर लिखें, है ना? आप ऐसे लिखें इसको, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा छोटा लिखें। फिर सक्रियता जो होती है ना वो माइनस n के समानुपाती हो गई। सक्रियता A जो हुई बराबर लगाओगे तो माइनस लैम्डा लगाना पड़ेगा। लैम्डा को क्षय नेतांक बोलते हैं, या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो dN/dt। सक्रियता का फॉर्मूला लिखा, बराबर माइनस का लैम्डा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन को ये बताता है जैसे समय बढ़ता है, जैसे समय बढ़ेगा सक्रिय परमाणु की संख्या घटेगी। माइनस साइन क्या बता रहा है आपको? जैसे समय बढ़ता है सक्रिय परमाणु की संख्या कम हो रही है ना। देखो पहले 500 थे, समय बढ़ा, 20 टूटे, 480 रह गए, फिर 20 टूटे, फिर 460 रह गए, फिर 20 टूटे,
440 रह गए। समय बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ एटम जो सक्रिय बचे हैं वो कम हुए हैं। समय के बढ़ने के साथ सक्रिय परमाणु संख्या घट रही है, तो यहाँ माइनस साइन जो है यह बताता है कि समय के साथ सक्रिय परमाणुओं की संख्या घटती है, कम हो रही है, ये बताएगा। दिख रहा है? ठीक है, हमने नियम के बारे में सारी बात की, नियम से हमने यहाँ तक की बात लिख दी। अब इसका मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होता है। चलो कुछ समझ ले वापस एक बार। पहली बात वो कह रहे हैं रेडियो एक्टिवता अस्थिर तत्वों का नाभिकीय गुण होता है, ये स्वतः होने वाला यादृच्छिक प्रक्रम है और इस पर किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भी कर लो ये अपने हिसाब से चलेगी, हम इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। नियम इसका ये कहता है चौथे पॉइंट में कि सक्रियता जो होती है वो सक्रिय परमाणुओं की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। सक्रियता मतलब एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव साइन ऑफ एक्टिव नंबर्स ऑफ एटम, मतलब n बराबर लगाओगे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा को बोलते हैं श्रेयांक और dn/dt। ए को क्या लिख सकते हैं, एक का फॉर्मूला हमने भी बनाया इससे पहले लिखा था, dn/dt को ए बोलते हैं लोग सक्रियता, तो dn/dt माइनस का लैम्डा टी को लैम्डा को श्रेयांक बोला। और माइनस साइन क्यों आया, जैसे समय बढ़ेगा, जैसे समय बढ़ेगा ये n जो होंगे ना वो घटेंगे, इसलिए ऐसा है। पॉज करके उतारो इसको, उतारा। अब उसके नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करने वाले हम लोग, करें शुरू। देखिए यहाँ पर अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको प्रूफ करना है वो आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। n इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू माइनस का लैम्डा टी, हमको ये सिद्ध करना है, आप इसको हमेशा याद रखना। मैं इसको साइड में लिख दूंगा, n इक्वल्स टू n नॉट e रेज़ टू माइनस का लैम्डा टी, हमको ये सिद्ध करना है बस। अब देखो हमने सारे बेसिक्स पढ़ रखे हैं, आज हम लोग उसको यूज करते हैं, बात करते। देखो हमने अभी तक बात कर ली है कि dn/dt माइनस का लैम्डा n। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा? पता रखा है ना कि सक्रियता जो होती है वो सक्रिय परमाणु की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। बराबर लगाते हैं, क्या लगाना पड़ता है, लैम्डा, और ए को लिखेंगे dn/dt। पता रखा है? यहीं से आगे बात करते हैं। क्या वापस लिखो एक बार, हमने अभी लिखा था सक्रियता जो होती है वो सक्रिय परमाणु की संख्या के ऋणात्मक मान के समानुपाती होती है। बराबर लगा दें तो आएगा लैम्डा, और इसको लिख सकते हैं dn/dt। क्यों? क्योंकि सक्रियता की परिभाषा है ये। हम लिख सकते हैं कि भाई एक्टिविटी इक्वल्स टू dn/dt, तो हमें एक्टिविटी को dn/dt लिखते हैं। चलो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे बात करें। अच्छा एक बात बताओ, निकालना क्या है, ये इसको हम जनक सूत्र बोलेंगे।
क्योंकि अब हर सूत्र इससे बनेगा, तो हम लोग जनक सूत्र बोलते हैं, हमको जनक सूत्र डिराइव करना है, रदरफोर्ड-सोडी का सूत्र डिराइव करना है। चलो इसमें ई हमको चाहिए होगा, ठीक है, बात करते हैं यहाँ से। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हमको उस फॉर्मूले में कहीं पर भी डिफरेंशिएशन चाहिए क्या? डी बाई डी टी यहाँ आया है, हमको वहाँ चाहिए क्या डी बाई डी? नहीं चाहिए हमको डी बाई डी। ये डी बाई डी टी जो आया है, डिफरेंशिएशन जो आया है, वो हमको वहाँ पर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि इस अवकलन को हटाओ, और अवकलन को हटाने का सीधा तरीका क्या है? समाकलन। तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, दिमाग में आएगा अपना आप, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। निकालना ये है, यहाँ पर कहीं पर भी डी बाई डी टी नहीं है, डी बाई डी टी नहीं है मतलब अवकलन नहीं है, तो अवकलन हटाना पड़ेगा यहाँ से। अवकलन कैसे हटाओगे? समाकलन से हटाओगे। तो समाकलन की तैयारियां करते हैं, देखो आप dn, ये n नीचे भेजे हम लोग, लैम्डा यहाँ रखा है, dt उधर भेजा, दोनों तरफ का समाकलन करो, दोनों तरफ का समाकलन करें। चलो dn बाई n है, यहाँ का समाकलन किया, यहाँ का भी समाकलन, यहाँ लिमिट लगेगी। अब यहाँ लगेगी टाइम की लिमिट, ये टाइम के रेस्पेक्ट में लैम्डा का इंटीग्रेशन हुआ है, तो टाइम की लिमिट लगेगी। टाइम 0 से t तक बात हो रही थी, 0 से t टाइम तक हम बात करें, कोई भी टाइम t हमने लिया, यहाँ से यहाँ तक हम कैलकुलेशन करते हैं, उस टाइम को अपन 0 से t तक का टाइम ले रहे हैं। ये सेकंडों में हो सकता है, मिनटों में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, सेंचुरीज में हो सकता है। तो 0 से t तक। अच्छा एक बात बताओ, n की लिमिट लगेगी, dn मतलब n के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है, तो n की लिमिट लगेगी। n क्या है? कितने परमाणु हैं उसकी बात हो रही है। जब टाइम 0 था तो कितने एटम थे? n0। जब टाइम 0 था तो उस समय परमाणु कितने थे? n0। और t समय बाद कितने रह गए? n बच गए ना। लिमिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। जब इनिशियली हमने बात की, टाइम को 0 रखा, जब टाइम 0 था एटम कितने थे? n0। और t टाइम के बाद कितने एटम हो गए? n ही हो गए, बाकी तो टूट गए थे। तो टाइम जब 0 तो n0 एटम, t टाइम के बाद n एटम बचे। लिमिट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले आने चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हो वही होता है, t के रेस्पेक्ट में किया t होगा, और dx by x जो होता है ना, उसका इंटीग्रेशन log x होता है, बेस में e। ये आपको पता होना चाहिए दो चीजें। लगा दे फॉर्मूले। dn by n का इंटीग्रेशन क्या होगा? भाई dx by x का log x होता है, अगर dn by n होगा तो log n होगा, तो log n हो गया इसका। dsp ब्रैकेट लगाया कैपिटल, तो नीचे की लिमिट है ब्रैकेट के नीचे लिखी जाती है, ऊपर की लिमिट ब्रैकेट के ऊपर लगी, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। लैम्डा तो बाहर आ गया, क्या बचा? 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वही आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा t। ठीक है, तो ये आ गया आपका log बेस e n, n0 से n के लिए माइनस का लैम्डा बाहर रखा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t के लिए। लिमिट अप्लाई करते हैं, log अपर लिमिट लगाएंगे पहले, फिर माइनस log लोअर लिमिट, लिमिट लगा दिया, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, पहले t की जगह अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अब log के फॉर्मूले काम आएंगे। log a माइनस log b क्या होता है? log a माइनस b, log a बाई b आपने देखा होगा फॉर्मूला, log a माइनस log b। तो
आप इसको लिख सकते हैं log n by n नॉट, बेस में क्या आएगा e माइनस का लैम्डा t माइनस 0t। आइए समझ में आपको log a माइनस log b होता है log a by b। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर रखी थी और उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। चलो हम लोग वापस यहाँ बात करते हैं dn by dt। हमको डिफरेंशिएशन हटाना था, हमने इंटीग्रेशन किया, इसके लिए n को इधर लेकर के dt को उधर भेजा, इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन इसको यहाँ तक लेकर के आ गया। अब वापस इस फॉर्मूले को देखो, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देखो, क्या ये आ गया नहीं है? आपको e चाहिए, अब डिफरेंशिएशन हटा दिया आपने, देखो डिफरेंशिएशन कहीं पर भी नहीं है, dy by dt हट गया। अब आपको e चाहिए, e लाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ आप, log से e कैसे आता है? log हटाना पड़ेगा आपको, log हटाओ कैसे? log हटाने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ का एक्सपोनेंशियल e लेने पर ले लो e, तो ये log n by n नॉट बेस e था, ये माइनस लैम्डा t था। इसको भी e की पावर बनाया, इसको भी e की पावर पे लिखा, मतलब e लेने का मतलब है इसका एक्सपोनेंशियल लेना, इन दोनों को e की पावर बने। और log और e एक दूसरे को हटा देंगे तो बचेगा कितना, n by n नॉट, यहाँ बचा बराबर t। आप n नॉट को उधर ट्रांसफर कर दो, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा t। ये आपको प्रूफ करना था, देखो आप आ गए। हमको ये फॉर्मूला लेके आना था, तो यही रदरफोर्ड सोडी का क्षय का आप ऐसे लिखेंगे सोडी का सूत्र। आया समझ में? यहाँ तक हम पहले रख किया, वहां तक पहुंच गए थे। अब आपको ये डी बाई टी हटाना है, आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन करने के लिए आपने n को उधर लेकर के आए, dt उधर भेजा, इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाई, फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन के, यहाँ तक पहुंचे। अब log हटाना पड़ेगा, log हटाने के लिए क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल लोगे। log हटता है e से, e हटता है log से, और डिफरेंशिएशन हटता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन हटेगा डिफरेंशिएशन से। बस यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल ले लिया, log ये खत्म हुए, n by n नॉट बचा, हम यहाँ पे ट्रांसफर करके फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। अब लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। हाँ, इसको प्रूफ कर चुके हैं, उतारें इसको। एक नोट लिखते हैं, रब कर दें। अगर बोले रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखो, तो लिखना आप a इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा n। आपको बोले रदरफोर्ड सोडी का सूत्र लिखो, तो अभी आपने लिखा था n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, जिसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ये पूछे n इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस का लैम्डा t का मतलब क्या है,
तो ये n का फॉर्मूला हो गया। n मतलब शेष बचे परमाणु की संख्या कब, t समय बाद। यह t समय के बाद शेष बचे परमाणु की संख्या का सूत्र है। यहां n0 क्या है, प्रारंभिक परमाणु की संख्या। अगर आपने प्रारंभ में n0 परमाणु लिए थे तो t टाइम के बाद में कितने परमाणु बच जाएंगे उसका फॉर्मूला हो जाएंगे। चलो, जरूरी नहीं है n के फॉर्म में हो, ये m के फॉर्म में भी हो सकता है फॉर्मूला, इंटेंसिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में भी हो सकता है। सब फॉर्म पॉसिबल है। यह t समय के बाद शेष बचे परमाणु की संख्या, शेष बचे द्रव्यमान मास का सूत्र है। यहां m0 जो है प्रारंभिक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, यह t समय के बाद शेष बची तीव्रता, शेष बची तीव्रता इंटेंसिटी का सूत्र है, जबकि यहाँ I0 जो है वो प्रारंभिक तीव्रता है। ओके, और यह t समय के बाद शेष बची सक्रियता का सूत्र है। अब यहाँ A0 जो है वो प्रारंभिक सक्रियता है, प्रारंभिक सक्रियता है। ये सारी बातें आपने समझी। हमने पहले लेक्चर में n0, n, dn के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हमने सक्रियता के बारे में बात की, एक्टिविटी, और उस लेक्चर को हमने इस टॉपिक से जोड़ा और अल्फा सोडी का फॉर्मूला निकाला। आज इस पूरे लेक्चर में नई चीज, जो अननोन चीज क्या है, वो है लैम्डा। हर पॉइंट में कांस्टेंट आ रहा है लैम्डा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लैम्डा को कंसीडर करने वाले हैं। लैम्डा क्षयांक क्या होता है, क्षय नियतांक क्या है, उसके दो डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसका लॉजिक समझ में आएगा हमको, उसके दो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, 2-3 फॉर्मूले हमको डिराइव करने हैं उसके, और फिर हम लोग हाफ लाइफ टाइम और मीन लाइफ टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, यहाँ तक कि भाई चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और पढ़ाई करते रहें।